नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ लोड के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम इस एंटायर लेक्चर को कवर एंटायर चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको पावर फैक्टर क्या है वहां से स्टार्ट करके उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वही तक का हम जो सिलेबस है हमारा वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो विद दिस लेट्स गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। नाउ हमें पता है कि भाई पावर फैक्टर क्या है वो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेशन पावर फैक्टर की क्या है और एक्चुअल पावर सिस्टम में पावर फैक्टर हम किसको कहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बाद में उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो आपको पता है पावर फैक्टर इज नथिंग बट इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन योर वोल्टेज एंड करंट। सो लेट्स से आपका जो वोल्टेज है वो है V और आपका जो करंट है इज लैगिंग योर वोल्टेज बाय सम डिग्री। लेट्स से दिस डिग्री इज 5 डिग्री। ओके, सो द कोसाइन एंगल बिटवीन योर वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। सो यहाँ पर पावर फैक्टर एंगल की मैं बात करूं तो ये हमारा फाई क्या बनेगा, योर फाई विल बी पावर फैक्टर एंगल। लेकिन अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो वो बनेगा हमारा कोसाइन एंगल ऑफ दिस पावर फैक्टर एंगल। इट मींस कोस फाई विल बी माय पावर फैक्टर। ठीक है, अभी जब हम एसी की बात करते हैं, एसी सर्किट की बात करते हैं, तब हम पावर फैक्टर की इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। बीडब्ल्यू में हमने ये सब देखा है। ठीक है, तो लेट से हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें एसी सप्लाई हमने कनेक्ट किया है और एक रेजिस्टर के साथ में कनेक्ट किया है। ये है हमारा वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V ऑफ टी, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है R। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास सर्किट्स में ओनली रेजिस्टर प्रेजेंट है उस केस में हमारे वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज विथ ईच अदर। ठीक है, तो अब आपने ये बीडब्ल्यू में ये देखा होगा कि भाई वोल्टेज को हम लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी। अगर हम इनिशियल फेज डिफाइन करें तो वो होगा ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू निकाले, यहाँ पर लेट से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई ऑफ टी। तो आई ऑफ टी की वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज Vm बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ, आपका वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज विथ ईच अदर। ठीक है, आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली लेस देन V होगी, लेकिन अगर हम बात करें फेज की तो योर वोल्टेज एंड करंट में अगर मैं ड्रॉ करूं सिर्फ इसके लिए, ये है करंट थ्रू रेजिस्टर, ये है हमारा वोल्टेज। सॉरी, दिस विल बी टाइम ओनली, दैट्स माय मिस्टेक। यहाँ पर हम वोल्टेज और करंट दोनों को ड्रॉ करेंगे। तो अगर वोल्टेज का वेवफॉर्म ये होगा तो करंट का वेवफॉर्म कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज t/2, दिस इज नथिंग बट टाइम पीरियड। ओके, सो ये होगा हमारा वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड। सो जब रेजिस्टिव लोड होगा तो हमारा वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ फेज में होगा। तो यहाँ पर पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है, 0। तो फाई 0, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पावर फैक्टर होगा हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। सेम अगर रेजिस्टर की जगह पर इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है, सेम सर्किट है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर इंडक्टर कनेक्टेड है, उस टाइम पे करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज तो सेम आएगा, लेकिन ये इंडक्टिव लोड है, आप फाइंड करेंगे V ऑफ टी, हमारा Vm साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर योर करंट विल बी लैगिंग वोल्टेज बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। ये कैसे आएगा अभी मैं इसको आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला, ये ऑलरेडी आप करके आए हो। ठीक है, यहाँ पर आएगा ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, दैट इज वाई हम करंट को माइनस 90 डिग्री पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई एल। ओके, तो यहाँ पर पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब 5 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 90 डिग्री। तो cos 5 cos 90, cos 90 कितना होगा, 0। लेकिन ये 0 पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा क्योंकि हमारा करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ इंडक्टर। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारा इंडक्टर है वो प्योर इंडक्टर है, इसलिए ये 90 डिग्री लैगिंग आएगा। अगर प्योर इंडक्टर नहीं है सो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर हियर हियर। ओके, इट विल बी लैगिंग फॉर श्योर, लेकिन वो कितने डिग्री से लैग करेगा दैट विल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ योर एल। ठीक है,
अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटर के बारे में, तो प्योर कैपेसिटर के केस में हमारा वोल्टेज यहां पर होगा तो माई करंट विल बी लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में हमारा रहेगा 0 लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पावर फैक्टर की बात कि भाई रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स में आपके पावर फैक्टर्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहां पर रहेगी हमारी यूनिटी पावर फैक्टर, देन लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेट मी टेक वन एग्जांपल। लेट से हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें हमारा वोल्टेज है वो यहां पर है, करंट की वैल्यू इंडक्टिव सर्किट है और लैगिंग पावर फैक्टर है। सो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आपको पता है हमारा करंट यहां पर आएगा। अब ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं है तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 नहीं होगा, लेट से वो एंगल है 5। ठीक है, सो इस करंट को अगर मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो उसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं कुछ ऐसे। लेट से ये रहा एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ये I है, ये एंगल फाई है, तो ये क्या बनेगा I cos फाई, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी I sin फाई। इट इज वेरी इजी, यहाँ पर cos फाई की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पर cos फाई की वैल्यू निकालेंगे तो cos फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, cos फाई इज इक्वल टू दिस वन, उसको मैं लेट से x बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाय दिस वन, दिस इज नथिंग बट I। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी I cos फाई, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। सेम I sin फाई की वैल्यू, अगर sin फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा y डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों आपको समझ में आ गया। तो I cos फाई इज इन फेज विथ वोल्टेज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई I sin फाई कंपोनेंट है वो करंट का ही कंपोनेंट है, वो वोल्टेज के फेज में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, और इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, तो ये वोल्टेज के फेज में है, इसको इसलिए हम उसको एक्टिव पार्ट बोलते हैं, इसके एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, इसको हम रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, लेट से इस वाले ट्राइंगल में मैं इस पूरे हमारे जो करंट है उसको मैं V से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो तीनों साइड को अगर मैं उसको V से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा Vi cos फाई, ये I है, ये बन जाएगा मेरा V इंटू आई, और ये बन जाएगा Vi sin फाई। यहां पर ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ऑल थ्री साइड्स बाय V। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि भी पावर ट्रायंगल क्या है, वहां पर मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस पूरे जो हमारे I कंपोनेंट थे उसको हमने उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड किया। बाद में मैंने बोला ये आपका हो गया एक्टिव कंपोनेंट, ये हो गया आपका रिएक्टिव कंपोनेंट, उसको हमने V से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां पर क्या बन रहा है Vi cos फाई, और वी नो दैट Vi cos फाई इज नथिंग बट अवर एक्टिव पावर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका एक्टिव पावर हो गया। सेम यहां पर आप ध्यान से देखेंगे Vi sin फाई, सो Vi sin फाई इज नथिंग बट योर Q। Vi sin फाई क्या है आपका रिएक्टिव पावर, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका अपरेंट पावर। ठीक है, तो ये पूरे ट्रायंगल को मैं फिर से ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये अगर मैं यहां से लेके ये वाला पार्ट कनेक्ट कर दूंगा तो ये I sin फाई सेम होगा, इसलिए ये Vi sin फाई भी सेम होगा, तो हमारा पावर ट्रायंगल क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा cos फाई, ये हो गया Vi sin फाई, और ये हमारा Vi। ठीक है, और ये एंगल क्या बनेगा हमारा फाई। इसको हम क्या कहते हैं पावर ट्रायंगल। नाउ पावर फैक्टर की एक डेफिनेशन हमने पहले देखी कि भाई कोसाइन एंगल बिटवीन योर वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अ पावर फैक्टर। यहां पर पावर फैक्टर की एक दूसरी डेफिनेशन निकल के आ रही है, उसको भी मैं हम समझाते हैं क्या बनेगी। यहां से फाई क्या है हमारा पावर फैक्टर एंगल, फिर से बता देता हूं, ये फाई क्या है हमारा पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर क्या बनेगा
cos phi, वेरी इजी। तो इस ट्राइंगल में cos phi की वैल्यू क्या बनेगी? cos phi will be vi sin phi, vi sin phi is nothing but our p divided by this vi, it is nothing but apparent power। तो हमारा p यानी कि एक्टिव पावर का यूनिट क्या रहेगा? kW यानी कि किलोवाट, और apparent पावर का यूनिट रहेगा हमारा kVA। ठीक है, यहाँ पर इसका यूनिट होता है kW, यहाँ पर इसका होता है kVAR, इसका होता है kVA। ठीक है, इसका सिर्फ वोट ही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इन तीनों को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे रियल पावर सिस्टम में ये सब किलो वोल्ट में होता है, किलो वोट में होता है, किलो वोट एम्पियर में होता है। ठीक है, इसलिए हम तीनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये kW हो गया, ये kVAR हो गया, ये kVA हो गया। ठीक है, तो cos phi की यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन बनी कि भाई इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ kW बाय kVA। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी डेफिनेशन पावर फैक्टर की पता होनी चाहिए। एक और आप BW में पढ़ के आए होंगे, दैट cos phi इज नथिंग बट R बाय Z। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो पावर फैक्टर को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज द cosine angle between your voltage and current. Second is it is the ratio of kW by kVA, and third is it is R by Z. All three things are the same things, but we are trying to convey in different way. Okay, ultimately these three are the similar thing. Now let me discuss one more thing. It is very important. Let's say इस पॉइंट तक आपको पावर फैक्टर है वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज पावर फैक्टर, हाउ वी कैन डिफाइन द पावर फैक्टर। ओके, एंड नाउ लेट्स ट्राई सम अदर थिंग्स। नाउ लेट्स से हमारे पास मैंने बात की कि भाई एक्टिव पावर का इक्वेशन क्या निकला था, वी आई कॉस फाई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है वो है 100 वोल्ट। ठीक है, और जो कोई अप्लायंसेस है वो पावर कंज्यूम करता है 100 वोल्ट्स। ठीक है, ये दो चीज हमारे पास है, वोल्टेज की वैल्यू है वो रेटिंग 100 वोल्ट, और कोई अप्लायंसेस हमने लिया है, लेट से कोई बल्ब है वो 100 वोल्ट्स कंज्यूम करता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हमारे पास पावर सेम है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग सेम है 100, करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पावर फैक्टर हमारे पास सबसे पहले है वो है 0.5 पावर फैक्टर। ठीक है, केस 1 में हमारे पास है 0.5 पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम I की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज नथिंग बट द लोड करंट, दिस इज नथिंग बट लोड करंट की वैल्यू, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो IL की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 एम्पियर। इट इज वेरी इजी। सेकेंड केस में हम पावर फैक्टर की वैल्यू लेते हैं, लेट से 0.8 पावर फैक्टर। तो हमारा अप्लायंस सेम है, बल्ब भी हम यूज कर रहे हैं, वोल्टेज रेटिंग भी सेम है, IL की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस बार पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.8। तो यहाँ पर IL की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगेन 100 कैंसिल हो जाएगा, और IL की वैल्यू मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 0.8, दैट इज नथिंग बट 1.25 एम्पियर। एक तीसरा केस लेते हैं जहां पर हमारा जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो सेम P की वैल्यू 100 है, V की वैल्यू भी 100 है, अभी IL की वैल्यू फाइंड करनी है, और अब ये 1 है, तो ये 100 फिर से कैंसिल हो जाएगा, IL की वैल्यू इस बार मुझे मिलेगी 1 एम्पियर। देखने लायक चीज यहाँ पर है, सबसे पहले लोड करंट की वैल्यू थी 2 एम्पियर, बाद में 1.25 एम्पियर, बाद में 1 एम्पियर। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, cos phi की वैल्यू पहले 0.5 थी, उससे बढ़ाकर हमने 0.8 कर दी, उससे बढ़ाकर हमने 1 कर दी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, एंड अल्टीमेटली हमारा जो करंट की वैल्यू है, लोड करंट जो सबसे पहले 2 एम्पियर था वो हो गया 1.25, बाद में वो हो गया 1 एम्पियर, तो लोड करंट की वैल्यू है वो घटती जा रही है। सो ये तो एडवांटेज हो गया, क्योंकि लोड करंट की वैल्यू घटेगी, इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कंडक्टर का जो पहले चाहिए था उससे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का अब चाहिए, क्योंकि पहले करंट की वैल्यू थी 2 एम्पियर, अब करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है, so area of conductor is decreasing, it means there is less material will required to make that conductor, ultimately it is economical. Okay, so this is how the power factor improvement come into the picture. ठीक है, so this is one of the advantage of improving the power factor. लो पावर फैक्टर है वो एडवांटेजियस नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा जैसे हम पावर फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, हमारा लोड करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, एंड दैट इज एडवांटेज। ओके, सो हमारा पावर फैक्टर है वो क्लोज टू यूनिटी होना चाहिए, इट शुड बी क्लोज टू यूनिटी। लेकिन
बहुत सारे अप्लायंसेस है, मैं आगे भी लेक्चर में बात करूंगा कि वो हमारे लैगिंग पावर फैक्टर इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में भी आप देखेंगे एक्चुअल पावर सिस्टम में बहुत सारे जो हमारे लोड रहता है वो इंडक्टिव काइंड ऑफ लोड रहता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारा लोड पावर फैक्टर है वो लैगिंग रहता है। तो बहुत सारे कंपेंसेशन मेथड है, सीरीज कंपेंसेशन, शंट कंपेंसेशन मेथड, ऑल आर यूज्ड टू मेक आवर सिस्टम स्टेबल बाय मेकिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और क्लोज टू यूनिटी। ओके, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि भाई पावर फैक्टर हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज टू यूनिटी। अब देखते हैं एक्चुअल पावर सिस्टम में होता क्या है। तो सबसे पहले बात करूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है। अभी मैं एडवांटेजेस के बारे में बोलूंगा तो डिसएडवांटेजेस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात करूं तो वो है हमारा लो पावर फैक्टर। उसकी वजह से क्या होगा, लेट्स से अगर हमारे पास लो पावर फैक्टर है उसका मतलब करंट यानी कि हमारा लोड करंट इंक्रीजेस, ओके, ऑफ सेम पावर और सॉरी फॉर सेम पावर। तो यहां पर आपने देखा कि भाई हमारी पावर की रिक्वायरमेंट तो सेम ही थी, ठीक है, लेकिन हमारा पावर फैक्टर जब हम इंक्रीज करते हैं तो लोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। यहां पर हम उल्टा बोला है कि भाई हमारा पावर फैक्टर है वो लो है क्योंकि हमारा उसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। हमें पता है कि भाई एक्टिव पावर की इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। इसमें से अगर हम I की वैल्यू निकाले वो क्या बनेगी, P डिवाइडेड बाई V कॉस फाई, ठीक है। अगर आपका P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, उस केस में आप लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका पावर फैक्टर इंक्रीज होगा तो आपका लोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर लोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारा जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा तो उसकी जो कॉस्ट है इकोनॉमिकल होगी, तो कॉस्ट लो होगी, ठीक है। दैट इज वाई हमारा सिस्टम में पावर फैक्टर है वो यूनिटी, क्लोज टू यूनिटी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला क्लोज टू यूनिटी होना चाहिए। तो लो पावर फैक्टर होगा तो ये डिसएडवांटेज है, अगर इसको हम इंप्रूव करेंगे तो ये एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम एक साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो आई एल की वैल्यू डिक्रीज होगी, वो इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। अगर ये लो होगा तो हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों चीज एक साथ में ही डिस्कस करेंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि भाई आपके पावर फैक्टर इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू है वो घटेगी, ठीक है। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो हम कब से बात कर रहे हैं कि भाई कंडक्टर साइज के बारे में, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द सेकंड पॉइंट, क्योंकि अगर आपका करंट है वो डिक्रीज होगा तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड इज पावर लॉस। अब पावर लॉस आपको पता है कि लेट से हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन की बात करें या फिर कोई छोटी मोटी सर्किट के बारे में बात करते हैं, पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, power loss PL is directly proportional to your current I square, because we know PL is nothing but I square R, ठीक है। so your power loss is directly proportional to I square। अगर I की वैल्यू घटेगी तो आपके करंट की वैल्यू भी घटेगी, इसका मतलब आपका लॉस भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर है वो अगर ज्यादा होगा, क्लोज टू यूनिटी होगा, तो उस केस में पावर लॉस है वो कम होगा, ठीक है। सो दिस इज, अगर कम है हमारा पावर फैक्टर तो उस केस में वो डिसएडवांटेज है, अगर पावर फैक्टर ज्यादा है तो उस केस में वो एडवांटेज है। अगेन हम दोनों चीज साथ में ही डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे भाई, एफिशिएंसी हमें पता है एफिशिएंसी क्या है कि भाई आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर को एज इट इज रखते हैं, इनपुट पावर क्या होगा हमारा, इनपुट पावर होगा आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो अगर हमारा लॉसेस है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लॉसेस हमारा रिड्यूस होगा, तो लॉस रिड्यूस हो रहा है उसका मतलब एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हमारा पावर फैक्टर है increases, we can directly say your efficiency also increases. This is our fourth point. Fifth is
वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन यानी क्या? वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि डिफरेंस बिटवीन योर सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, बट दिस इज परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन योर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना है कि भाई रिसीविंग एंड वोल्टेज, सॉरी रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर की वैल्यू क्या है, ओके, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें ड्रॉप कितना होता है। ठीक है, तो ड्रॉप की मैं बात करूं, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट डिवाइडेड बाय इंपीडेंस Z, ये Z है ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस, उसको हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लेंगे तो हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज मिल जाएंगे, उसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। ऐसा ही हम करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की केस में। अगर आपको कोई बोले कि भी ट्रांसमिशन लाइन का मुझे परफॉर्मेंस फाइंड करना है, उसका मतलब आपको उसकी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन उसको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ही मदद से हम ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस कैसा है वो डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो हम कब से बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारा पावर फैक्टर है वो ज्यादा रहेगा, क्लोज टू यूनिटी रहेगा, तो उस केस में करंट लेस होगा। अगर करंट लेस है यानी कि हमारे यहाँ पर करंट की वैल्यू कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वी आर की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर वी आर की ज्यादा होगी तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम होगा। और वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूवमेंट यानी उसको हमें आइडियली जीरो करना होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि भाई यहाँ से मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो 220 के हो और रिसीविंग एंड पे मुझे 220 के भी मिल रहा है तो मेरी आइडियल पावर सिस्टम है। ऐसा होता नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में होता ही है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए लो पावर फैक्टर डिसएडवांटेजियस है और हायर पावर फैक्टर यानी कि क्लोज टू यूनिटी हमारा एडवांटेज है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा लेकिन ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। और 6 इज, लेट मी राइट इट हियर, 6 इज कि अगर आपका पावर फैक्टर है cos फाई की वैल्यू ज्यादा रहेगी, जो कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं, तो आपके जो अप्लायंसेस है, आपके जो मशीन्स यूज करते हैं, नॉट अप्लायंसेस बट जो मशीन हम यूज करते हैं उसका साइज है वो कम रहेगा। केस है, लेट से हमारा जो सॉरी cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की हमने जो डेफिनेशन लिखी थी वो थी kW/kVA। ठीक है, सही है। तो अगर यहां से मैं केवीए निकालू, क्योंकि आपका जो मशीन से जनरेटर है या फिर ट्रांसफार्मर है ऑल आर हैविंग अ रेटिंग इन केवीए। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा केडब्ल्यू डिवाइडेड बाई कॉस फाई। यानी कि अगर हमारा पावर फैक्टर है वो क्लोज टू यूनिटी रहेगा, ठीक है, ये ज्यादा रहेगा तो इसकी वैल्यू कम रहेगी। अगर केवीए रेटिंग कम होगा उसका मतलब हमारा जो मशीन है उसकी डिजाइन है वो स्मॉल रहेगी। ओके, केवीए रेटिंग कम है यानी कि उसकी साइज भी कम रहेगी, साइज कम रहेगी यानी कि उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी। ठीक है, सो size of machine also depends on the kVA rating, hence we can say our machine become have larger in size and costly if the power factor is low, but if the power factor is close to unity we have a small machine and which is cost efficient। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस है हायर पावर फैक्टर के, और अगर पावर फैक्टर हमारा लो है तो ये सब डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी एडवांटेजेस पूछते हैं, कभी कभी डिसएडवांटेजेस पूछते हैं, तो अगर हाई है तो वो हमारा एडवांटेज है, अगर लो है तो वो हमारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो तो ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो सबसे पहले हमने बात किया कि भाई पावर फैक्टर है क्या, बाद में हमने बात किया कि भाई पावर फैक्टर होना कैसा चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई क्लोज टू यूनिटी आपका पावर फैक्टर होना चाहिए। बाद में हमने बात किया कि भाई अगर लो पावर फैक्टर है तो क्या एडवांटेजेस है, अगर हाई पावर फैक्टर है, सॉरी लो पावर फैक्टर है तो क्या डिसएडवांटेजेस है, अगर हाई है तो क्या एडवांटेजेस है। नाउ हम बात करते हैं कि भाई हमारे एक्चुअल सिस्टम का पावर फैक्टर कैसा होता है, कितना होता है। तो जनरली मैं बात करूं, ऐसे मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जनरली हमारी पावर सिस्टम में लोड पावर फैक्टर है वो लैगिंग होता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भी आपके पास प्योर इंडक्टर होगा तो 90 डिग्री लैगिंग, बट प्योर इंडक्टर होता नहीं है। ठीक है, देयर विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी देयर, सो उसकी वजह से क्या होगा, your current will lag voltage by some degree, okay, not exactly 90 degree but some degree. That is why we have to consider that cos phi is not 0 degree lagging but it has some values, okay, so उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं causes of low power factor। ठीक है,
हमारी पावर सिस्टम में पावर फैक्टर है वो लो होता है, तो उसको हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो वो लो होगा तभी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ना। अगर हाई होता तो क्यों इस लेक्चर को डिस्कस ही करना था, ठीक है। तो लो पावर फैक्टर होता है किस किस की वजह से, वो हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से वो रीजन होते हैं उसकी वजह से हमारा सिस्टम का पावर फैक्टर वो लो होता है। सबसे पहला रीजन उसमें, वट एवर द मोटर और मशीन्स वी आर ऑपरेटिंग, उसका जो पावर फैक्टर है वो लो होता है। ओके, सो लेट मी राइट, मोटर ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, एलपीएफ यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर। अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में, सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में, तो सिंक्रोनस मशीन यानी कि सिंक्रोनस, अगर मोटर की बात करूं, क्योंकि अभी हम लोड के बारे में, मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कि जनरेटर के बारे में, तो योर सिंक्रोनस थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो सिंक्रोनस मशीन तो वही, इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ लैगिंग, ऑल्सो वर्क एज अ यूनिटी पावर फैक्टर, ऑल्सो वर्क एज अ लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्शन मोटर के बारे में, सो इट विल ओनली वर्क एज अ लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, तो जितने भी मोटर हम यूज करते हैं उसका पावर फैक्टर इन जनरल हम बोल सकते हैं कि भाई लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, तो इसकी वजह से हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर क्या होता है, लो पावर फैक्टर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड इज, जो हम आर्क लैंप यूज करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के लिए जो वेल्डिंग फर्नेस यूज करते हैं, वेल्डिंग फर्नेस, ऑल्सो आर्क फर्नेस यूज करते हैं, उन सब का पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसलिए हमारा होल सिस्टम का पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर रहता है या फिर लो पावर फैक्टर रहता है। तीसरी, तो भाई इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, तो जो भी हम मशीन्स यूज करते हैं, एज ए लोड में मोटर हम यूज करते हैं या फिर वेल्डिंग फर्नेस यूज करते हैं या फिर कोई भी लोड यूज करते हैं, उसमें हम मेंटेनेंस हमारा इम्प्रॉपर रहता है, इसीलिए उसका पावर फैक्टर है वो लैगिंग पावर फैक्टर रहता है, ठीक है। सो उसको हम अगर पीरियोडिक वे में उसका मेंटेनेंस करते तो उसका जो पावर फैक्टर है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है नहीं। तो इसीलिए इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से भी उसका पावर फैक्टर है वो लो रहता है, ठीक है। फोर्थ इज रिपेयरिंग ऑफ मोटर। तो कई बार कैसा होता है कि भाई हम किसी भी मोटर में कोई फॉल्ट होता है तो उसको रिपेयर करते हैं, उसका रिवाइंडिंग करते हैं, तो उस रिवाइंडिंग में कोई खामी रह जाती है, उसके लिए क्या होता है, उसकी वजह से जो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंक्रीज होता है। तो लीकेज फ्लक्स की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो रहता है, ठीक है। सो दैट विल बी जस्ट ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज, ओके। क्योंकि रिपेयरिंग के टाइम पे अगर कोई हम गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से लीकेज फ्लक्स ज्यादा रहेगा, अगर लीकेज फ्लक्स ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी, उस केस में हमारा पावर फैक्टर है वो अगेन लो होगा, ठीक है। फिफ्थ रीजन है वो होगा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस, जो मैंने पहले भी आपको बोला, ठीक है। इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस आर operated at very low power factor and overall power factor that is why decreasing, okay, because they are working as a very low power factor, okay. So all these are the main causes of low power factor of our system, ओके। तो इसी की वजह से हमारे सिस्टम का ओवरऑल पावर फैक्टर है वो कैसा होता है, लो। अगर हम बात करें सिंपल इंडक्शन मोटर के बारे में, तो उसका जनरल पावर फैक्टर होता है 0.5 to 0.85, lagging, all are lagging, okay, so I am not going to repeat all this lagging things again. अगर हम बात करें इंडक्शन फर्नेस के बारे में, तो उसका पावर फैक्टर होता है अराउंड 0.6, ठीक है। आर्क फर्नेस के बारे में हमने बात किया, तो आर्क फर्नेस का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है समवेयर अराउंड 0.75, अगेन लैगिंग, ओके। आर्क वेल्डिंग के बारे में हम बात करें, वेल्डिंग के बारे में, तो उसका भी पावर फैक्टर बहुत लो होता है, ठीक है। वो तो होता है अराउंड 0.3 टू 0.4, ठीक है। हम हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फैंस होता है तो उसमें भी इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, तो उसका भी पावर फैक्टर है वो लो होता है अराउंड 0.6 टू 0.7। जो लैंप्स यूज करते हैं तो उसमें अगर फ्लोरोसेंट लैंप होगा तो उसका अप्रोक्सीमेटली पावर फैक्टर होता है 0.6 टू 0.7,
अगर कोई नियॉन लैंप होता है तो उसका पावर फैक्टर होता है समवेयर अराउंड 0.4 to 0.5. सो ऑल यू कैन सी इट इज हैविंग अ लैगिंग लो पावर फैक्टर. तो इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इंप्रूव नहीं करेंगे तो लोड करंट की वैल्यू जब जो हमने पहले डिस्कस की वो हाई रहेगी. अगर लोड करंट की वैल्यू हाई होगी तो उस केस में कंडक्टर की साइज भी ज्यादा होगी, पावर लॉस भी ज्यादा होगा, एफिशिएंसी भी हमारी कम होगी और वोल्टेज रेगुलेशन हमारा वेरी पुअर होगा. ठीक है, तो ये सारे कॉज है जिसकी मदद से हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो रहता है. तो इसको इंप्रूव हमें करना पड़ेगा. तो हम कैसे इंप्रूव करते हैं? हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो है, वो लो लैगिंग पावर फैक्टर है, तो उसको हम यूनिटी पावर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अथवा क्लोज टू यूनिटी उसको हम कैसे ले जा सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. कौन से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम है या फिर कौन से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस है उसको हम इंप्लीमेंट करके हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं. जब मैं इंप्रूव बोलता हूं उसका मतलब ये नहीं है हम उसको आइडियल यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर बना देते हैं. ठीक है, उसको हम क्लोज टू यूनिटी कैसे ले जा सकते हैं, वो जब जहां पर भी है उसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये है यहां पर है उसको हम यहां पर कैसे ला सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे. नेक्स्ट सेशन यानी कि अब मैं टेबल टॉप से एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि भाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो अब वो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो वेलकम अगेन. इस वाले सेक्शन में हम बात करेंगे कि भाई पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं. जैसे हम पहले से बात करते हैं कि भाई हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर लो होता है, उसको हमें इम्प्रूव करना हो तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जनरली हमारे जनरेटिंग स्टेशन है उसका पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर होता है वो रहता है इन द रेंज ऑफ 0.8 to 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग. ठीक है, समटाइम उससे भी ज़्यादा लो होता है और उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ता है. सो जनरली वी आर यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर एंड फेज एडवांसर टू मेक इट इम्प्रूव. ओके, टू मेक इट क्लोज टू यूनिटी. सो इन तीन चीज़ का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ लोड में हम इन तीन डिवाइसेस या फिर इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, और बाद में जो एग्जांपल है उसके रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको इस लेक्चर के एंड में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि भाई इसके रिलेटेड एग्जांपल्स अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि भाई कैपेसिटर इज़ लीडिंग. कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि भाई हमारा जो वोल्टेज है वो फेजर यहाँ पर लेफ्ट से हमारे पास प्योर कैपेसिटर है. ठीक है, सो इन कैपेसिटर योर करंट, in pure capacitor your load current is leading voltage by 90 degree. Okay, so our current is leading voltage by 90 degree, so obviously my power factor is a leading power factor. Okay, just don't just think that this is a leading power factor. Okay, so my power factor is leading in case of a capacitor, so I can use static capacitor to make my power factor better. Okay, this is what we are doing using static capacitor. ठीक है, so the power factor can be improved by connecting capacitors in parallel with equipment operating at a lagging power factor. लेट से हमारे पास कोई इंडक्शन मशीन है या फिर आर्क फर्नेस है जिसका पावर फैक्टर लो है. ठीक है, तो उस सिस्टम का अगर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना हो तो क्या करेंगे, हम कैपेसिटर को उसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे. जिस कैपेसिटर का पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा, हमारे मशीन का लैगिंग होता उसको कंपेंसेट करेगा. ठीक है, सो द कैपेसिटर नाउ ड्रो अ लीडिंग करंट and partially or we can say the completely neutralize the lagging reactive component of the load. In that way we are making our power factor close to unity. Okay, now let's say we have some three phase load. In that case what we can do, we have to connect our capacitor. Okay, but now we cannot add our capacitor in parallel. Okay, because this is three phase system, not a single phase system. तो हम क्या करेंगे, we can make them in a delta connection or we can connect them in a star connection. Okay, so in that way we are connecting in a three phase load. अब इसके एडवांटेज क्या है, ये बहुत सिंपल है क्योंकि हमें पता है भाई कैपेसिटिव इज़ अ लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस और हमारा जो लोड होगा वो है लैगिंग पावर फैक्टर. तो लैगिंग को अगर कंपेंसेट करना हो तो हम क्या करते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल फंडा. इसकी मदद से क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर लॉसेस होता है, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, ये रोटेटिंग डिवाइस नहीं है. ठीक है, सो नो रोटेटिंग पार्ट विल बी देयर, सो लॉसेस विल बी वेरी लो इन केस ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर.
ऑल्सो इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट एनी फाउंडेशन, ठीक है। तो कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है तो आपको कोई फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बड़ा सा मशीन हमें नहीं इंस्टॉल करना है, सिर्फ कैपेसिटर को हमें वहाँ पर इंस्टॉल करना है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ फाउंडेशन, ओके। और ये किसी भी एटमोसफियर में वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? बिकॉज दिस इज द कैपेसिटर, इट कैन हैव सम वैल्यू ऑफ योर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। अगर उसको हमने लिमिट से एक्सटेंड कर दिया तो वो हमारा जो ब्रेकडाउन हो जाएगा कैपेसिटर का, सो इट कैन ईजिली डैमेज अवर कैपेसिटर, ठीक है। तो उसको हम हायर रेटिंग पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, शॉर्ट लाइफ स्पान। सो उसका लाइफ स्पान रहता है अराउंड 8 to 10 ईयर्स। सो उसकी बाद हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है विद अदर कैपेसिटर्स, ओके। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। Other thing is when the capacitors are damaged that cannot replaced, okay, because there is no what we can say, there is a we cannot maintain, we cannot repair the capacitor, or we have to just replace it, okay. So this is uneconomical. So this is the static capacitor, how we can improve the power factor of our system by connecting them in parallel. Now let us discuss अदर इक्विपमेंट दैट इज सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस कंडेंसर में आप पहले से ही पढ़ के आए कि भाई सिंक्रोनस कंडेंसर है क्या। जब आपने एसी मशीन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई सिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस मशीन में भी अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर के बारे में, वो जब लीडिंग करंट ड्रॉ करता है इन ओवर एक्साइटेड कंडीशन, इट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर, ओके। सो व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर टेक्स अ लीडिंग करंट, when over excited it is works as a capacitor। और कैपेसिटर को हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि भाई कैपेसिटर होगा तो वो लीडिंग पावर फैक्टर है, और लीडिंग पावर फैक्टर करंट है, लीडिंग करंट है वो ड्रॉ करेगा, तो उसकी वजह से उसका पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग करंट, ओके, लीडिंग पावर फैक्टर। सो एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड इज नोन एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई लेट से हमारे पास ये लोड है, उसका पावर फैक्टर है वो लैगिंग है, तो हम सिंक्रोनस मोटर है विच इज़ ऑपरेटिंग एट अ नो लोड विच इज़ हैविंग ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ओके। सो दैट इज़ वाई it will behave as a capacitor, and the what we can say, it will draw lead what we can say current at leading power factor, okay. So ultimately this is going to be compensate it, okay. So this is how the synchronous condenser is used to improve the power factor of your system, ठीक है। तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है हमें पता है कि भाई अगर सिंक्रोनस मोटर है उसमें हमें लैगिंग पावर फैक्टर टू यूनिटी पावर फैक्टर टू लीडिंग पावर फैक्टर, उसको अगर हमें वर्क कराना है तो हम क्या करते हैं, उसका फील्ड एक्साइटेशन है उसको हम वेरी कर सकते हैं, ओके। सो बाय वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एज वेल एज द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड that is how we are controlling the power factor using synchronous condenser, okay. Motor winding have higher thermal stability to short circuit current, तो कोई भी टाइप का फॉल्ट होगा तो उसको हम इजीली इकोनॉमिकली और इजीली हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर टू। और कौन सा डिसएडवांटेज है? ऑब्वियसली दिस इज अ सिंक्रोनस मोटर, सो देयर विल बी कंसिडरेबल लॉसेस, देयर विल बी सम मेंटेनेंस कॉस्ट इन देयर, इट ऑल्सो प्रोड्यूस सम नॉइस। और सिंक्रोनस कंडेंसर की अगर हम बात करें तो उसमें वी हैव टू हैव मिनिमम 500 kVA, ओके, अदरवाइज द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द स्टैटिक कैपेसिटर एट द सेम रेटिंग। सो अगर हमारे पास 500 kVA से अप सिस्टम है तो उसके लिए हम सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ करते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज स्टैटिक कैपेसिटर, ओके। ऑल्सो सिंक्रोनस मशीन और द मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, so we have to provide some auxiliary equipment, okay, to make it make it start, okay. Initially we have some auxiliary machine to start our synchronous motor, so this is some of the disadvantage also of synchronous condenser, but yes, we can make our power factor unity, close to unity, okay. So the first we have discussed is the static capacitor, the second is synchronous condenser. Let's say हमारे पास ये है हमारा वोल्टेज V, okay. लोड करंट यहाँ पर देखिए, आपको ये डायरेक्शन में जो जा रहा है ये आपका है लोड करंट, ये है आपका टोटल करंट I, और
जो ये करंट हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर जो करंट ड्रॉ कर रहा है उसको हम लेट से आई एम बोल रहे हैं। तो टोटल आई क्या होगा, दैट विल बी आई एल प्लस आई एम। अब आई एल है वो तो लैगिंग पावर फैक्टर है, तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया सबसे पहले उसको, और V के बीच का एंगल क्या होगा, फाई एल, तो ये फाई एल है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट है आई एम दैट विल बी लीडिंग वोल्टेज बाय सम डिग्री, लेट्स से दिस डिग्री इज फाई एम, ये हो गया हमारा आई एम, ठीक है। तो हमें पता है हमारा टोटल करंट आई क्या होगा, आई एल और आई एम का वेक्टर सम, तो इस वाले और इस वाले का हम वेक्टर सम करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड, तो ये हमारा हो गया करंट आई, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल करंट आई। तो पहले अगर ये नहीं होता तो हमारा टोटल करंट I इज इक्वल टू आई एल होता, ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो I इज इक्वल टू आई एल ही होता, ये नहीं होता तो आपका पावर फैक्टर ये था, आई मीन नॉट पावर फैक्टर बट पावर फैक्टर एंगल फाई एल था। लेकिन हमने सिंक्रोनस कंडेंसर को कनेक्ट किया, उसके बाद उसका पावर फैक्टर है, क्योंकि अब हमारा टोटल करंट I ये हो गया, ठीक है, तो अब फाई एल से ये घटकर फाई हो गया, अगर ये फाई हो गया तो हमारा कॉस फाई भी क्लोज टू यूनिटी चला गया। So in that way synchronous condenser it helps to make power factor close to unity, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज एडवांसर के बारे में। Now what is phase advancer? So phase advancer are generally used to improve the power factor of your इंडक्शन मोटर। तो कोई भी इंडक्शन मोटर आप यूज़ करते हो उसका पावर फैक्टर लो है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ हमारा जो फेज एडवांसर है उसको हम कनेक्ट करते हैं। क्यों हमारा पावर फैक्टर है वो लो रहता है इंडक्शन मोटर के केस में, तो इंडक्शन मोटर हमारी है वो लो पावर फैक्टर डिवाइस है, मशीन है, वो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें जो एक्साइटिंग करंट है वो लैग करता है बाय सप्लाई वोल्टेज हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। सो समहाउ यूजिंग फेज एडवांसर वी आर मेकिंग अवर what we can say exciting ampere turns can be provided from other AC source. Okay, so what we are doing, हम क्या करते हैं, some exciting ampere turn है वो provide करते हैं using phase advancer to induction motor. In that way we are improving our power factor. Okay, so what is our job? Our job is to connect phase advancer to make it, what we can say, to make it our power factor close to यूनिटी। ओके, दिस इज अवर मेन क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पर हमारा जो एक्साइटिंग एम्पियर टर्न है उसको हम प्रोवाइड करते हैं विद द यूज ऑफ एडवांसर एंड दैट इज वाई आवर पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड। तो एडवांटेजेस यही होगा कि भाई एज द एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स आर सप्लाइड एट स्लिप फ्रीक्वेंसी देयरफॉर द लैगिंग KVR ड्रॉन बाय मोटर आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ओके, अगर ये लैगिंग KVR रिड्यूस होगा यानी कि हमारा पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। सेकेंड इज फेज एडवांसर कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड वेयर द यूज ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज इनएडमिसिबल। ओके, तो कई जगह पर अगर हम सिंक्रोनस मोटर यूज़ नहीं कर सकते उस जगह पर हम फेज एडवांसर इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम जो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया रहता है कि भाई दे आर नॉट इकोनॉमिकल फॉर मोटर बिलो 200 HP, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फेज एडवांसर। तो हायर रेटिंग की मशीन है उसका व्हाट वी कैन से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम फेज एडवांसर या तो फिर सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज़ करते हैं। अगर रेटिंग लो है तो उस केस में हम स्टैटिक कैपेसिटर की मदद से भी पावर फैक्टर है उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ना व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि भाई एडवांटेजेस क्या है अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव रहेगा, लेकिन फॉर कंज्यूमर फॉर अस अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा, और फॉर जनरेटिंग स्टेशन और जनरेटिंग कंपनीज अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा। लेट्स से अगर हम बात करें कंज्यूमर के लिए यानी कि हमारे लिए, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कैसे बनता है, इट इज़ मैक्सिमम डिमांड इन KVA प्लस नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, ये हमारा रहता है टेरिफ कि भाई कितने मैक्सिमम डिमांड है हमारे इन KVA प्लस हमने कितने कंज्यूम यूनिट है वो कंज्यूम किए हैं थ्रू आउट सम रेंज ऑफ टाइम। अगर ठीक है 1 महीने का बिल आता है तो 1 महीने में, 2 महीने का बिल आता है तो 2 महीने में, ठीक है। ऐसे हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स से
हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है। ओके, वी आर डूइंग समथिंग इन सम हाउ आवर पावर फैक्टर इज इम्प्रूविंग इन दैट वे। हमने देखा था भाई, पिछले मैंने आपको दिखाया था कि भाई लेट्स मैं फिर से दिखा देता हूँ दैट P डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू योर cos phi। ओके, cos phi इज नथिंग बट KW बाई KVA। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर पे आएगा, उसका मतलब क्या हुआ, आपका KVA डिवाइड है उसमें रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से cos phi का इक्वेशन आप यहाँ से आप S लिखेंगे, S की वैल्यू, तो वो क्या बनेगी P डिवाइडेड बाई cos phi। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब आपके S की वैल्यू यानी कि अपेरेंट पावर की वैल्यू यानी कि KVA रेटिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर देर इज अ रिडक्शन इन KVA, देर इज कंसिक्वेंटली देर विल बी एनुअल सेविंग ड्यू टू मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपका टैरिफ क्या होगा, KVA मैक्सिमम KVA प्लस नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अगर KVA कम होगा तो आपका जो एनुअल चार्ज है वो भी कम होगा। ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सपेंड सम ऑफ द मनी ऑन पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, बट स्टिल ओवरऑल वी हैव सम सेविंग इन अवर नेट एनुअल सेविंग बिल। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज एडवांटेजियस फॉर कंज्यूमर। नाउ हाउ इट इज एडवांटेजियस फॉर जनरेटिंग स्टेशन। ओके, तो जनरेटिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो अगर हमारा पावर जो इम्प्रूव हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, और जनरेटर इन पावर स्टेशन उसका अगर यहाँ पर ये इक्वेशन आपको पता है, तो अगर यहाँ से मैं P की वैल्यू निकालूँ तो P क्या बनेगा हमारा cos phi इंटू S, यानी कि हमारा KVA इंटू cos phi। ठीक है, अगर यूनिट की बात करूँ तो KW इंटू KVA इंटू cos phi। ठीक है, अगर हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, उसका मतलब KVA वैल्यू है, यह मैंने बताया KVA इज डिक्रीजिंग। ओके, KVA इज डिक्रीजिंग बट cos phi इज increasing. Okay, our cos phi is increasing and our KVA is decreasing. Therefore, the number of units supplied by it depends on the power factor, क्योंकि KW is active power P। अगर हम number of unit की बात करें तो number of unit का क्या होगा, that will be KWH। Okay, and that is depends on KW। Okay, we have to multiply by the number of hours we are using। Okay, so if my KW is what we can say changing, my KWH is also changing। Okay, so number of units supplied it also depends on the power factor। Okay, so KW is dependent on power factor and KWH is also dependent on power factor। So the greater the power factor of generating station, the higher is the KWH delivered to the system because both are proportional to each other। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशन है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज KWH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos phi। तो cos phi बढ़ेगा तो हमारा जो नंबर ऑफ सप्लाइड यूनिट है वो भी बढ़ेगा, यूनिट बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा जो पावर स्टेशन है उसमें नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा सप्लाई करता है, उसका मतलब उसका जो बिल है वो भी ज़्यादा कंज्यूमर पे करेंगे और ज़्यादा इकोनॉमी हमारे पास जनरेट होगी। ठीक है, सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर फॉर कंज्यूमर एज वेल एज फॉर जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के बारे में। लेट्स से ये कोई वैसा पिछली स्लाइड में मैंने ये भी समझाया था, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा कोई लोड है जो करंट I कंज्यूम करता है, उसके पैरेलल में हमने कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दिया जो IC करंट कंज्यूम करता है। ठीक है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है वो V है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को फेजर को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा V हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब टोटल करंट तो हमारा I है। ठीक है, तो टोटल करंट हमारा I हमने पहले से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस कैपेसिटेंस के वजह से जो करंट ऐड होगा वो होगा यहाँ पर IC करंट क्या होगा, दैट विल बी लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये प्योर कैपेसिटर है वो ऐसा हम अज्यूम करेंगे, तो ये दिस इज लीडिंग आवर वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, हमने ये I ड्रॉ कर लिया और V ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये करंट है वो इंडक्टिव इन नेचर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टर है, साथ में रेजिस्टर भी कनेक्टेड, ये प्योरली नहीं है। सो दिस I विल बी लीडिंग वोल्टेज बाय सम डिग्री, इसको हमने सबसे पहले 5 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल करंट हमारा अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें ये I होगा ना, अब ये सबसे पहले नहीं था, तब ये क्या था I, लेट्स से ये I डैश है।
ओके, इसको आई नहीं रहने देते हैं, आई डैश कहते हैं। तो आई डैश हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई सी प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर आप KCL लगाएंगे तो आपको मिलेगा आई डैश इज नथिंग बट आई सी प्लस आई। तो आई सी प्लस आई, तो ये आप वेक्टर सम करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल करंट आई, ठीक है। दिस इज आई डैश, ओके। और इसके आई डैश और V के बीच का जो एंगल है उसको हम बोले φ2, ओके। सो इनिशियली हमारा फेज एंगल था वो था पावर फैक्टर एंगल φ1, अब ये है φ2। तो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर इंप्रूव होगा क्योंकि हमारा जो cos फाई की वैल्यू φ1 की वैल्यू वो पहले ज़्यादा थी, अब कम है, यानी कि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा बाय कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर इन पैरेलल, ओके। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं इनिशियली हमारा जो KV है, क्योंकि ये I, ये हमारा IC, ये I डैश, अगर मैं बात करूँ ये हो गया हमारा I cos फाई, यह होगा हमारा I sin फाई, उसको V से मल्टीप्लाई करता है, इसको V से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया VI डैश, ये हो गया हमारा VI, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पावर फैक्टर पावर फैक्टर की मदद से पावर ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। सो इनिशियली हमारा पावर फैक्टर था φ1, अब हमारा पावर फैक्टर है φ2। यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको ध्यान में लगेगा कि भाई आपका KW रेटिंग यानी कि ये वाला पोर्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। आपका पावर फैक्टर है वो φ1 से एंगल φ1 से φ2 हो रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये तो फिक्स है। बदल क्या रहा है, ये वाला वेक्टर है उसकी साइज घट के यहाँ से यहाँ हो गई तो ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक था वो अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे अपरेंट पावर में या रिएक्टिव पावर में चेंज हो रहा है, हमारा KW चेंज नहीं हो रहा है। तो इनिशियली हमारा KVA रेटिंग था यहाँ पर KVA1 जो घटकर KVA2 हो गया, और हमारा जो रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट था वो KVAR1 था, वो घटकर KVAR2 हो गया, ठीक है। KW इज कांस्टेंट, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होने के बाद भी हमारा KW रेटिंग में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए लिख के रखे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, रिगार्डिंग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, और बाद में ये 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज करके ये पूरी एग्जाम्पल है उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और बाद में सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। यहाँ पर आंसर भी मैंने मेंशन कर दिए है, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके, जो अभी आपके बुक में अनसोल्ड होगी उसमें से मैं एक उठाकर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स जंप ऑन टू द एग्जाम्पल। अच्छा, तो हमारे पास ये एग्जांपल है और एग्जांपल में बोला है कि अ लोड टेक्स अ लाइन करंट ऑफ 141.4 एम्पियर एट 0 पॉइंट, लेट मी जस्ट अंडरलाइन दिस, 141 पॉइंट, सॉरी इज नॉट वर्किंग, 141.4 एम्पियर एट 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर फ्रॉम 3 फेज 11 kV. A synchronous motor is used as a synchronous condenser. यहाँ पर हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर को. The line current reduces to 115.5 एम्पियर. इनिशियली हमारा करंट था 141.4 एम्पियर जो घटकर हो जा रहा है 115.1 एम्पियर. We have to calculate the reactive kVA taken by the synchronous motor. मैंने आपको बोला था, जो एग्जांपल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था इनिशियली इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला था कि भाई आपके करंट की वैल्यू है पावर फैक्टर इंप्रूव होने की वजह से घट जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं 141 से क्या हो गया 115 एम्पियर, ठीक है. इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इनिशियली हमारे करंट है ये है 141.4 एम्पियर, ठीक है. उसके बाद पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होने के बाद 115.5 एम्पियर हो रहा है, जो हमें बोला है यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. इनिशियली हमारा पावर फैक्टर था 0.707, तो यहाँ पर cos φ1 की वैल्यू क्या दी है हमें, cos ऑफ φ1 दिया है हमें 0.707, यानी कि ये φ1 एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स 0.707 जो कि हमें मिलेगी 45 डिग्री, ठीक है. तो ये φ1 की वैल्यू मिल गई, हमें फाई न्यू नहीं दिया है, ठीक है. और कौन सी चीज हमें दी है, लाइन करंट, तो IL की वैल्यू दी है
1.4 एम्पियर। ठीक है, ये लोड करंट की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले इसकी बात करूं, ये हमें दिया है, ठीक है, करंट की वैल्यू, ये 5 भी हमें दिया है, ठीक है, पावर फैक्टर एंगल इनिशियली बिफोर वी आर एडिंग दिस सिंक्रोनस कंडेंसर। तो उस केस में ये करंट हमारे पास है, अगर मुझे ये रियल कंपोनेंट एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं बात करूं रियल कंपोनेंट, और उसको मैं बोल सकता हूं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। तो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट किसे कहते हैं? यहां पर I है तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? I cos phi। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, वो क्या होगा? I sin phi। यहां पर phi नहीं होगा, यहां पर phi 1 है तो phi 1 लिखते हैं। ठीक है, करंट I की वैल्यू हमारे पास है 141.4 और cos phi 1 की वैल्यू हमारे पास है 45, तो ये होगी cos 45। तो ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट हमें मिलेगा cos 45 यानी 0.707, उसको 141 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय 141.4, तो आंसर हमें मिल रहा है 99.96। ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग 100 एम्पियर। ओके, सेम यहाँ पर करंट की वैल्यू 141 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। ठीक है, यहाँ पर आएगा साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू भी सेम मिलेगी, उसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि cos 45 हो या फिर sin 45 हो, उसकी वैल्यू 0.0707 ही मिलेगी। ठीक है, उस केस में दोनों 100 एम्पियर ही मिलने वाले हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट दोनों की वैल्यू हमें क्या मिली? 100 एम्पियर। लेट्स से इस पॉइंट को मैं O कह दूं, ये है हमारा D, ये है हमारा C, ये है हमारा B, BCD। ठीक है, रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की 100 एम्पियर, यानी कि ये वैल्यू हमें 100 एम्पियर मिली, यानी कि ये पूरा हमें कितना मिला? 100 एम्पियर। एक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू भी हमें कितनी मिली? 100 एम्पियर, यानी कि ये पूरा हमें कितना मिला? 100 एम्पियर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू कैलकुलेट रिएक्टिव केवीए टेकन बाय सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू यहां से यहां तक आ रही है, तब रिएक्टिव केवीए कितना हमें मिल रहा है? तो उसका रिएक्टिव केवीए यानी कि ये होगा सीडी वाला, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं? अब यहां पर ध्यान दो, हमारे पास ये है 141.4। ठीक है, उसको हमने इंप्रूव करके ये कर दिया 115 एम्पियर। ठीक है, यानी कि OC की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास OB की भी वैल्यू है। ठीक है, OB है, OC है, ये एंगल 90 है, तो BC की वैल्यू हम यहाँ से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। तो BC की वैल्यू क्या रहेगी? BC इज इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट इज नथिंग बट OC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो OC स्क्वायर यानी कि 115.5 स्क्वायर। ठीक है, उसको मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 115.5 मल्टीप्लाई बाय 115.5। ठीक है, ये हमें इतना कुछ मिल रहा है, और यहाँ पर आएगा OB स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर। ओके, तो उसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो माइनस में कर देता हूँ 1 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 3340.25। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 57.79। ओके, ये हमें BC की वैल्यू मिली। इसका यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिट यहाँ पर एम्पियर में है, ये हमारा जो है एम्पियर है, तो ये भी एम्पियर में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमें फाइंड करना है रिएक्टिव केवीए टेकन बाय सिंक्रोनस मोटर, तो हमारा जो यूनिट होगा वो kVAR होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ये वाला BC जो पार्ट है इसकी वैल्यू हमें मिली 57.79। ठीक है, ये आफ्टर 5 न्यू के बाद होने वाली है।
तो उसको कंपेंसेट करने के लिए इस 100 को 57.79 बनाने के लिए हमें कितने एम्पियर है वो ऐड करने यहां पर पड़ेंगे। तो वो CD फाइंड करना हो अगर हमें, तो CD क्या मिलेगा, हमारा टोटल BD माइनस BC, यानी कि टोटल 100 माइनस 57.79। ठीक है, तो 100 माइनस 57.79 आप करेंगे तो आपको मिलेंगे 42.21। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 42 एम्पियर। हमें एम्पियर में वैल्यू चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, रिएक्टिव केवीए टेकन बाय सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो रिएक्टिव केवीए हमें फाइंड करना है। लेट मी यूज अनदर पेन। रिएक्टिव केवीए फाइंड करना है। रिएक्टिव केवीए, तो उसका यूनिट क्या होगा, रिएक्टिव, यानी कि हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 42.21 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज की वैल्यू क्या है, दैट इज 11 केवी, यहाँ पर हमें दिया है 11 केवी, डिवाइडेड बाय ये VA हो गया, ये V मल्टीप्लाई बाय A, यहाँ पर K लिख रहा है तो वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड बाय 100, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्टिव केवीए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। सो द 42.21 मल्टीप्लाई बाय 11 विल बी आवर आंसर। दिस इज नथिंग बट 464.31 kVA, and this is reactive, that is why we are writing kVAR. ओके, सो इतने रिएक्टिव पावर हमें यहां पर सप्लाई करने पड़ेंगे टू मेक इट 57.79 फ्रॉम 100। ओके, और हमें पता है, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि कोई भी हम सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर कैपेसिटर यूज करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, हमारा रियल पावर है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, हमारा एपरेंट पावर एंड हमारा रिएक्टिव पावर है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 5 से 5 न्यू हो रहा है, अगर हमें यहाँ पर 5 न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फिर भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी हमने पूछा नहीं है, हमें सिर्फ पूछा है कि भाई हमारा जो करंट है वो 141 से घटकर 115 होता है, तब रिएक्टिव केवी हम कितना सिंक्रोनस मोटर को कैलकुलेट करना है अब हमें वो। ठीक है, केवीआर रेटिंग फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई पहले 100 था, अब 57.79 हो गया, तो बचा कितना, बचा 42.21। तो केवीए रेटिंग हम, केवीआर रेटिंग हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस एग्जांपल वाज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आपको 5 न्यू की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का एग्जांपल होता है आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट पर आपको उस टाइप के एग्जाम्पल है वो समझ में नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो कि भाई सर ये एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है और मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और चीज है, कई बार आपको बोला गया होगा कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। अभी मैंने लेक्चर में आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आप ये इक्वेशन अभी याद रखिए, कभी मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं इसके थियोरेटिकल सेक्शन भी बनाऊंगा, उसके बेस्ड ऑन हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दैट विल बी b/a होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b/a होल स्क्वायर। यहाँ पर b क्या है, b है हमारा चार्जिंग रेट। ओके, b है हमारा चार्जिंग रेट, बट ये किसका है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट यूनिट का। ओके, सो बी किसका है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट यूनिट का। ए क्या है, ए भी हमारा चार्जिंग रेट है पर केवीए, बट ये है हमारा मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो कई बार एमसीक्यू होगा, थियोरेटिकल में भी पूछा जाएगा कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर का इक्वेशन क्या है, उसके बेस्ड एग्जांपल भी आ सकता है। ठीक है, तो आई ट्राई कीजिए आप सॉल्व करने की, अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे बोलिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमारे जो सिलेबस में जितने सारे टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं कि भाई हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका पावर फैक्टर
तो पावर फैक्टर है क्या, पावर फैक्टर लो क्यों रहता है, उसके इम्प्रूवमेंट में हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, उसका इम्प्रूवमेंट हमें कैसे करते हैं, हम कौन कौन सा इक्विपमेंट से उसको कनेक्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज कि भाई हमारे जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस है उसका लोकेशन वो कहाँ पर होता है। ठीक है, मैंने तो आपको बोला कि भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी हमारा रिएक्टिव आई मीन द लैगिंग पावर फैक्टर लोड होता है उसके पैरेलल में, यानी कि हम रिसीविंग एंड साइड हमारा जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और we can say we can also connect it anywhere, also we can connect it at the sending end side, but in most of the cases जो हमारा lagging reactive power डिवाइस है उसके साथ में पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, हमारे स्टैटिक कैपेसिटर हो या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर हो। ठीक है, और या फेज एडवांसर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो पिछले सिलेबस की आई मीन पिछले एग्जाम्स की बात करूं तो पिछले कई बार हमें सिर्फ इजीली क्वेश्चन आते हैं कि भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के। ठीक है, पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ऑल्सो कि भाई लो पावर फैक्टर के कॉजेस क्या है, सिंक्रोनस मॉडिफायर क्या है। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए सिंक्रोनस मोटर को हम कैसे यूज करते हैं, और इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर का हम कैसे करते हैं, या फिर लोकेशन हमारे जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस है वो कहाँ पर होते हैं, या फिर एग्जांपल भी आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने इस वाले लेक्चर में व्हाट वी कैन से हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, आई होप यू लाइक इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।